लिए भाई, अब इसमें हेडिंग होगी अगली भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुणों में जानते तो ही हैं कि हमें क्या लिखना होता है। जो कुछ जानते हो उसके बारे में, जो कुछ देखा हो, जैसे गंध हो गई उसकी, ठीक है, क्वथनांक हो गया, रंग हो गया, भौतिक अवस्था द्रव है कि ठोस है, इस तरह की चीज़ें खाली भौतिक गुणों में लिखनी होती है। तो लिख लीजिए नंबर 1, पहला पॉइंट है यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध, या रंगहीन तीक्ष्ण गंध, ब्रैकेट में लिख लीजिए शराब जैसी गंध, शराब जैसी गंध वाला द्रव होता है। अगला पॉइंट, जल के साथ क्या करता है, घुलता कि नहीं घुलता है? जल में घुलता है कि नहीं घुलेगा? ये इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप जानते होंगे इसको, घुलता है कि नहीं घुलता है। पैक बना के पीते हैं, नहीं पीते? अगर बना के पीते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है घुलनशील होगा। समझ रहे हैं? घुलनशील क्यों है इसको बता दे रहे हैं, पहले सुन लीजिए। जैसे नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं नॉर्मली, हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मुख्यतः कैसा होगा, ऑयली नेचर का होगा, तैलीय द्रव होगा। और अगर तैलीय द्रव है तो जल में सामान्यतः नहीं घुलता है, इसी तरह का तो होता है। ये इसलिए घुल जाता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन बंध का नाम सुना है? क्या होती है, कोई बताएगा? हाइड्रोजन बंध फर्स्ट ईयर के किस्से हैं ये सब। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? देखिए, जब कोई हाइड्रोजन परमाणु क्या करता है, किसी प्रबल वैद्युत ऋणात्मक यानी FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है, यानी इसके बीच एक आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दुर्बल या क्षीण आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, वही बल हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। जैसे अगर H2O हम बनाएं तो देखिए होता क्या है, HOH बना दिया हमने, तो भैया ये हाइड्रोजन बंध नहीं है, ये जल की कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या करेगा, जब दूसरा जल आएगा तो इनके बीच में क्या होगा, एक आकर्षण बल लगेगा। तो जल के अणु होंगे उनके बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। इस वाली बॉन्ड को देखिए, क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ही तो है। इस वाली बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, HB कहते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी प्रबल वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ बंध बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कारण पढ़े होंगे कई सारे शुरुआत में। क्या कारण है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। ठीक है, तो देखिए H2S क्या है, सेम फैमिली का है। देखिए ध्यान से, H2S और H2O। अब यहाँ से अगर देखेंगे H2S और H2O तो H वही सेम चीज़ है, ये भी सेम फैमिली का, बस ऊपर नीचे का तत्व है। ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे सल्फर है। तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई इसके साथ कि भैया ये वाला क्रिया कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा होगा। यानी ये वाला क्या हो गया, गैस अवस्था में है, H2S गैस होती है, और ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो कोई स्पेशल कारण नहीं है, सिर्फ कारण यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्ड यानी H2O के अणु आते हैं तो ये देखिए क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो जब यहाँ पर क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से कण क्या हो गए, पास पास आ गए। कण अगर पास पास आ गए तो गैस क्या हो गई, द्रवित हो गई। इसलिए H2O क्या होता है, द्रव फॉर्म में होता है। जबकि, ठीक है, जबकि वहीं पर H2S क्या होता है तो गैसियस फॉर्म में था ही, लेकिन इसमें क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से कण क्या हो गए, पास पास आ गए, और क्या हो गया, द्रवित हो गया। जबकि H2S में ऐसा कोई गुण है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन होगा, S होगा। क्या S और H बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं बनाएंगे। अभी आपको बताया कि केवल FON यानी जो बहुत प्रबल हैं, सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है।
ये ध्यान रखिएगा फ़ोन करके। ये सबसे ज़्यादा आवर्त सारणी में रखे हुए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? FON है। ये कहीं भी अवक्रिया कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र से मतलब है इतने पावरफुल हैं कि अगर कहीं जाएंगे तो इनको अवक्रिया करने से कोई मना नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये जो नहीं अवक्रिया कर रहा होता है उसके साथ भी अवक्रिया कर जाते हैं। और इसका किस्सा तो बहुत बार बता चुके हैं आपको, बहुत खतरनाक वाला है। इतना ज़्यादा क्रियाशील है कि मौका ही नहीं देता सामने वाले को क्रिया करने के लिए। अगर आपने ज़रा सा भी रिएक्शन होने में देर हुई तो क्या करेगा? आउट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है खुद सेल्फ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं बहुत कम रिएक्शंस इसकी अवेलेबल हैं। और इसी वजह से कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय मोड में रहता है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो सारे के सारे बताते हैं। HF भी बनाता है, NH3 भी बनाता है। इसीलिए NH3 भी क्या होता है? ठीक, होना गैसियस अवस्था में चाहिए मुख्यतः, लेकिन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवित अवस्था में पाया जाता है। किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, घुलना नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ऑयली नेचर का होता, लेकिन इनके पास क्या होती है? हाइड्रोजन बंध होती है। जल के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए जल में क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। समझ गए कि जल में विलय होने का कारण क्या है? मुख्यतः हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध की वजह से ये क्या होते हैं? जल में विलय हो जाते हैं। अन्यथा हो सकता है कि ये जल में विलय ना होते। इसका एक मुख्यतः कारण यही। और आपको एक बार और बताया है शायद, कणों के आकार का सिस्टम, कि कण अल्कोहल के थोड़े बड़े होते हैं और जल के थोड़े छोटे होते हैं। तो जब एक साथ मिलाया जाता है तो आपको आदर्श विलयन नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब अगर हमने 100 ml अल्कोहल और 100 ml पानी मिलाया है तो हमको 200 ml सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। 200 ml से कुछ कम मिलेगा, वो उड़ा नहीं जाएगा। कारण जानते हैं आप कि अल्कोहल के कण थोड़े बड़े बड़े हैं, जल के कण थोड़े छोटे छोटे हैं। तो अल्कोहल के बीच में जो वाइट्स जनरेट होते हैं, पहले क्या होता है? जल के अणु उन वाइट्स में चले जाते हैं। तो 1-2 ml कहाँ चले गए? वाइट्स में चले गए। ठीक है, बाकी बचे हुए क्या करेंगे? उसके लेवल को बढ़ाएंगे। तो इसलिए आपका 200 ml ना मिल के 190, 195, 196 इस तरह का आपका क्या मिलता है? जल मिलता है, अगर हम अल्कोहल को मिला देंगे इसमें। और ये तो एक सामान्य सी घटना है, हो सकता है इसमें से बहुत से लोगों ने मिलाया भी हो। ठीक है, कि अल्कोहल में अगर जल की बात करें तो हो सकता है बहुत से लोगों ने मिलाया हो। तो घुलनशील है, जानते होंगे वो लोग ज़्यादा बेहतर। ठीक है, कि पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से घुलनशील, क्या कह दीजिए? विलय है। ठीक है, पूरी तरह से घुल जाता है। तो लिख लीजिए जरा, यह जल में पूर्ण विलय होता है। यह जल में पूर्ण विलय होता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील तथा वाष्पशील होता है। इनका मतलब तो शायद समझ ही गए होंगे। ज्वलनशील का मतलब होता है जलती बहुत है आसानी से। ठीक है, अल्कोहल में कभी माचिस लगा के देखिएगा, बहुत तेज जलती है। ठीक है, या कभी परफ्यूम हो हाँ, परफ्यूम में भी क्या होता है? ठीक है, अल्कोहल ही तो होती है। कभी परफ्यूम में ऐसे करिएगा, यहाँ लाइटर जलाइए, ठीक है, और यहाँ से परफ्यूम का स्प्रे करिएगा तो बहुत तेज आग आगे की तरफ भागती है। यानी करने का मतलब क्या है? कि वो ज्वलनशील तो है ही। वोलाटाइल का मतलब क्या है? वाष्पशील का मतलब है उड़ जाती है। कि अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो क्या होगी? धीरे धीरे उड़ती रहेगी, यानी गायब हो जाएगी। ठीक है, और अल्कोहल की अगर मतलब खासियत बताई जाए कि अल्कोहल कौन सी बेहतर होती है, कौन सी बिना बेहतर होती है, यानी अगर ठीक है वाइन्स की बात करते हैं, दारू की बात करते हैं, तो कौन सी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है? तो इसके लिए कहा जाता है, क्योंकि ये बनती किससे? फर्मेंटेशन से। तो ये कैसे बनती है? फर्मेंटेशन से। देखिए, हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। ये मुख्यतः किससे बनती है? फर्मेंटेशन से, यानी सड़न से बनती है। तो जितना पुराना किण्वन होगा, जितना पुराना फर्मेंट होगा, फर्मेंटेशन उतनी बेहतर मानी जाती है। जैसे सिरका होता है, सिरके में भी नहीं, खूब पुराना होगा तो क्या कहेंगे? खूब उठा है, ऐसे कुछ तो बोलते हैं सर। तो इसका मतलब क्या? उसका मतलब वही है कि वो पुराना हो गया है, मतलब उसमें फर्मेंटेशन पूरी तरह से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से और पूरी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसमें भी वही हाल है कि अल्कोहल जो महंगी आती है, बहुत महंगी आती है, पता एक बोतल 1-2 करोड़ तक की आती है।
तो आप कह सकते हैं जो महंगी होती हैं, ठीक है, उनकी महंगाई के कुछ कारण ये भी होते हैं, कुछ तो ब्रांड होते हैं, और कुछ वजह से अगर कहा जाए तो जितनी पुरानी होगी, समझ रहे हैं, जितनी पुरानी अल्कोहल होगी उतनी ही ज़्यादा महंगी होगी। कुछ ब्रांड्स आते हैं जैसे जानी वाकर वगैरह है, इस तरह के तो बहुत महंगे ब्रांड हैं, 20-20, 30-30 हज़ार की बोतल आती है, बस छोटी सी बोतल। और कुछ तो ऐसे हैं जो नाम भी नहीं पता होंगे, ठीक है, जो 1-1, 2-2 करोड़ की, शायद 36-36 करोड़ की सबसे महंगी शराब की बोतल है, ठीक है, इतनी, यानी उसमें जो भी है उसके अगर खाली बोतल की कीमत बताएं तो अगर कहीं बोतल पा जाए खाली तो कम से कम 2 से 3 करोड़। और होगा क्या उसमें, भाई यही तो होगा, इन्हीं सब चीज़ों की वैल्यूज होती है। देखिए, और महंगे सस्ते में होता कुछ नहीं है उसमें यार, क्या स्पेशल, बोतल क्या गिरेगी फूट जाएगी ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि फूटेगी नहीं, 2 करोड़ चले गए, 3 करोड़, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं खाली, ठीक है, उनके लिए है जिनके पास पैसा आता है, जिनके पास खर्च करने को है नहीं, कि हम खर्च कहाँ करें, समस्या तो ये है ना कि खर्च करें कहाँ। तो अब वो क्या करते हैं, मजबूरी इस चीज़ का यूज करते हैं कि अब पैसा इतना है, 5 लाख लिए जा रहे हैं, जेब मार कचर रही है, सोच रहे हैं लाओ रास्ते में कुछ खरीद के जूते ही पहन लें 1-1.5 लाख के, तो क्या होगा, वही थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब उनके लिए होता है, बाकी ठीक है, क्योंकि देखिए समस्याएं जो होती हैं, समस्या उनके लिए हैं, अगर कहा जाए तो समस्याएं जो मुख्यतः हैं, समस्या उनके लिए होती है जिनके पास पैसा ज़्यादा है रखने के लिए नहीं। जैसे अभी बीच में एक इसकी वो चला था पहले कि अकाउंट में पैसा कुछ कम होगा तो काट लिया जाएगा, कुछ ऐसा था, ठीक है। अब गवर्नमेंटें सब दावा करती हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, समझ रहे हैं, कि अमीरों के साथ नहीं है, हम गरीबों के साथ हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए, एक यही सिद्धांत को अपना कर देखा जाए तो आप पता चल जाएगा कि किसके साथ है, क्योंकि अमीरों के लिए कम बैलेंस होना समस्या नहीं है, उनके लिए ज़्यादा बैलेंस होना समस्या है। कम बैलेंस की समस्या किसके पास होगी, गरीब के पास होगी। और पता चला बैलेंस कम है, काट लिया। अब जैसे कोई सिंपल सा एक एग्जांपल था कि सिंपल सा मान लीजिए कोई एक महिला है, ठीक है, बहुत गरीब है, अकेली रहती है बेचारी मान लो उसकी 500 रुपये पेंशन आ रही। अब नियम ये लगा दिया 1000 से नीचे बैलेंस होगा तो काट दिया जाएगा। अब उसकी 500 पेंशन आई, 200 रुपये काट दिए, बचे कितने, 300। बेचारी ने कुछ खर्च नहीं किया, उसके चले गए। फिर अगली बार, ठीक है, 500 आई, मुश्किल से 800 हो पाए थे, सोचा था आपकी नहीं निकालेंगे तो कटेंगे तो नहीं, फिर 800, 1000 से कम है, कट गया। फिर पता चला किसी तरह से कर पाई 1000 से ऊपर, 1-2 बार रहे 1000 से ऊपर, नहीं कटा, फिर ज़रूरत पड़ गई, फिर निकाले, फिर कट गए। तो समस्या केवल किसके लिए है, समस्या उनके लिए है ना जिनके पास बैलेंस कम है, जो पता चला 1000 भी नहीं रख पा रहे अकाउंट में, उनका कट रहा है। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि हम गरीबों के साथ हैं। अब अगर यहाँ पर कहा जाए तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि भैया कम बैलेंस रखना ये किसकी मजबूरी है, गरीबों की ही तो है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमीरों की मजबूरी है। अब कहते क्या है, मेंटेनेंस चार्ज, यानी हर चीज़ के पीछे लॉजिक दे दिया जाता है। आपके पेपर 1 किया गया, कितना अच्छा लॉजिक दिया गया था, यानी कहने का मतलब है पहले 2 पेपर होते थे, थोड़ा सा विस्तृत रूप मिलता था कि एक पेपर गड़बड़ा गया दूसरे में कर लो, या आपको एक्सप्रेस करने के लिए 6 घंटे मिलते थे कम से कम, अब 3 ही घंटे में सब कुछ एक्सप्रेस करना है। तो उसका एक्सक्यूज़ क्या दिया गया था कि पेपर कम है, मतलब पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, पेपर ज़्यादा बनते हैं तो कागज़ ज़्यादा खर्च होता है। कागज़ कहाँ से बनता है, पेड़ों से, तो पेड़ ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो पेड़ कम खर्च हों इसके लिए क्या किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें, यानी पेपर कम कर देंगे, बी कॉपी नहीं अवेलेबल कराएंगे, कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें हम यहाँ। अब सारी की सारी समस्या है तो बच्चों के साथ ही, स्टूडेंट के साथ ही, क्योंकि कोविड में भी आपने देखा है सब कुछ खुला रहा, खाली किया गया, स्कूल कोचिंग यही सब चीज़ें बंद रही। यानी कहने का मतलब है अगर कोई कुछ करना भी चाहे, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ करना भी चाह रहा है तब भी उसको मार परेशान करें, खूब उंगली करें। अभी इस समय खूब चेकिंग चल रही है, शायद सुना होना हो आसपास, इन्हीं चीज़ों की चल रही है, कोचिंग की चल रही है, और ये जो आपके इंटर कॉलेज है इनकी चेकिंग चल रही है, DIOS घूम रहे हैं 1-2 दिन से। अब उसमें हुआ क्या, गलती है, कुछ आदमी बेवकूफ़ होते हैं, उनकी गलती की वजह से उन्हीं को सज़ा मिल जाती है। कभी कभार होता नहीं है कि अपने लिए काम करो, मतलब दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे खुद ही गिर जाओगे। तो यहाँ कुछ ऐसे ही गुरु नानक में कोई घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि यहाँ पर क्या किया बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, ज्ञानी जी जो हैं उन्होंने पब्लिकेशंस से, यानी प्रकाशन वालों से पैसे ले लिए, जो किताबों वाले आते हैं, सब आते हैं, यहाँ भी देखा होगा शायद, एक बार बीच में आए थे, क्वेश्चन बैंक वगैरह दे गए थे। तो क्या किया इन्होंने
किसी पब्लिकेशन से पैसे ले लिए होंगे। अब अगर पैसे ले लिए तो ये रूल होता है, हमारे यहाँ मान लो 200 बच्चे हैं, अभी चाहें तो हम ले लें, हमको भी मिल जाएंगे पब्लिकेशन से। हम फ़ोन करें, भैया हमारे पास इतना हमारे अंडर में बच्चा है, तुम्हारी 100 किताबें बिक जाएंगी कम से कम। अब आदमी सोचता है 100 किताबें बिक जाएंगी, लाओ 2-4-10 हज़ार दे देंगे, क्या दिक्कत है। फिर अगर बताएंगे तो आगे भी तो प्रमोट करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, भाई पैसा ले लिया किताबों के लिए। अब क्या कर रहे हैं, स्कूल में कुछ और फोर्स किया जा रहा होगा कि ये किताब लो। जो बाहर पढ़ रहा है कहीं, ठीक है, कोचिंग पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, तो अब सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, तो हम क्या बताएंगे, हम आपको वही चीज़ तो बताएंगे जो बेहतर होगी। भाई हम कहेंगे, वो कह रहे हैं बेनिसन पब्लिकेशन की ले लो, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, बेनिसन पब्लिकेशन में कुछ नहीं है, बिल्कुल रद्दी, मतलब रद्दी से भी रद्दी, कक्षा 8 की किताब उठा के पढ़ लो, उससे ज़्यादा मिल जाएगा तुमको। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि बेनिसन पब्लिकेशन की फिजिक्स की बुक ले लीजिए, हम कह रहे हैं कुमार मित्तल ले लो, ना हमको कुमार मित्तल देने कुछ आ रहे हैं, ना वो हमारा काट लेंगे कुछ, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये है, हमने कह दिया ये ले लो, अब बच्चा क्या सुनेगा, बच्चा ये तो सुनेगा यार कुमार मित्तल कह रहे हैं सर तो बढ़िया होगी, लाओ ले लें। अब इसमें समस्या फंस गई। अब इसमें ये हुआ, पब्लिकेशन वाले पैसा लिए पड़े हैं, यहाँ सब कोचिंग वोचिंग वाले कह रहे हैं कि ये किताब लो, ये क्वेश्चन बैंक लो, वो कह रहे हैं कि ये लो। तो उसके चक्कर में ज्ञानी जी ने खुद शिकायत कर दी कि यहाँ ऐसा हो रहा है, कोचिंग वोचिंग चलती है, सब बिना लाइसेंस वाली चल रही हैं, ये है वो है, इस तरह का लफड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले चेकिंग उन्हीं के स्कूल में हो गई, नोटिस उन्हीं को मिल गई, ठीक है। यानी कहने का जब चेकिंग आई थी, अभी 3-4 दिन हुए हैं, तो उन्हीं को नोटिस दे के चले गए कोई किसी वजह से। तो कभी कभार होता है ना, जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, कहाँ तक बचेंगे यार, खुद गिर जाएंगे। लेकिन अब समस्या है कि हमको थोड़ा बच के रहना पड़ता है, अब मजबूरी है हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है इसलिए। और कोई भी पकड़ेगा खींच ही लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। भाई हो सकता है अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फीस का हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, अगर देखा जाए तो बहुत कम ही मिलता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समाज सेवा भी तो कर ही रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ भला भी तो कर रहे हैं, या एक निर्माण कर रहे हैं। हम कहें चलो फीस लेके भी कर रहे हैं, लेकिन एक युवा को सही जगह पर तो पहुंचा रहे हैं। तो अगर सही जगह पर पहुंचा रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है। ये नहीं देखता है व्यक्ति, ये देखता है अच्छा सरकारी नौकर हो बेटा, ठीक है, कोचिंग खोले हो, चलो आओ, ठीक है। अब आओ का मतलब क्या है, फांसी तो दे नहीं देंगे ना, नौकरी से निकाल देंगे, बस 10-20-30 हज़ार रुपये दे आओ, काम हो गए, ठीक है, फिर खूब पढ़ाओ। यानी कहने का मतलब है हमारे अंदर योग्यता तभी तक नहीं है जब तक हम उनको पैसे नहीं देंगे। जिस दिन उनको पैसे पहुंचा दिए, हमारे अंदर योग्यता आ गई कि भैया हम प्राइमरी पढ़ाते हैं, हम योग्य हैं, इंटर पढ़ाने के पढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं दिए योग्य नहीं। ये तो समस्याएं हैं, कुछ रहती हैं। कहीं अगर ऐसी कोई समस्या हो, आप लोगों को पता चले तो फ़ोन कर ज़रूर दीजिएगा। छापा किसी का नहीं पड़ा, जो रास्ते में पड़ गया कहीं पड़ गया, तो छापा कौन हुआ, मतलब बहुत अरब खरबपति आदमी है जो ईडी का छापा पड़ जाएगा। ये छापा पड़ना उसको कहते हैं, इसको थोड़ी छापा पड़ना कहते हैं। किधर से निकल रहा था कोई अधिकारी या पुलिस वाला, देखा अच्छा भीड़ लगी, लाओ देख लें। ऐसे तो यहाँ भी आ चुके हैं 2-3 बार, शायद आप ही के बैच में आए थे, नहीं आए थे, हाँ पिछली बार कोविड वाला चल रहा था सिस्टम, हाँ तो इंटर वाली बैच में आए होंगे, कोविड वाले में, तब आ गए यहाँ। अब वही कहे आओ मिलो आके थाने में, ठीक है, हम गए ही नहीं वहाँ। क्या भाई मिले क्या जाके, जब हम कुछ गलत कर रहे हो तब हम मिले आके वहाँ। कोई अगर मतलब कोई इलीगल काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस उनका ये कहना था कि आप कोविड के दौर में जब खोली थी तुरंत इधर लास्ट में, कि आप इतनी संख्या कैसे बैठा ले हो यहाँ, या क्या कोविड के नियम का प्रोटोकॉल हो, ठीक है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि मास्क वही चीज़ें उस समय लाता तो हर कोई मास्क था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा तो लेंगे ही, ठीक है, कि यहाँ लगाए हैं, ठीक है। तो यही हुआ कि किसकी परमिशन, इसीलिए हमने शायद आपसे भी कहा हो पिछली बार, वो लिए थे एप्लीकेशन जैसे लिए थे हमने, तो आपसे नहीं लिए होंगे, तो उसके पहले की घटना होगी, मतलब लिखा के ले लिए थे कि आप एक एप्लीकेशन जैसी लिख के दे दो कि भैया हम अपनी अनुमति से या गार्जियन की अनुमति से जा रहे हैं, क्योंकि तब यही कहा गया था कि गार्जियन अगर चाहे तो भेज सकता है, वरना नहीं भेज सकता, ठीक है, वरना हम पढ़ा नहीं सकते। तो तब वही कह के गए, वहाँ SHO आए थे कि भैया आना मिलना, आके मिलने का मतलब क्या था, बस वही 2-4-10 हज़ार दे जाके, और क्या है, गए ही नहीं। कौन वहाँ क्या है भाई, कोई इलीगल चीज़ हो, ठीक है, इलीगल पे करेंगे नहीं। जो दारू बेच रहा होगा उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ शिक्षा बेच रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है ज्ञान, ठीक है, उसके पास आए खड़े कि भैया लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। चलिए, तो ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिख लिया ना, ये ज्वलनशील 3 हो गए। चलिए अब लिख लीजिए रासायनिक गुण।
अब लिख लीजिए रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, इसमें पहली हेडिंग लिखिए ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, अब देखिए जरा, अगर ताप का प्रभाव है, चीज़ों को कंफ्यूज मत करिएगा, एक में अगर मर्ज कर देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। ताप के प्रभाव से मतलब है अगर हम क्या कर दें, अल्कोहल को गर्म कर दें वायु की उपस्थिति में, ठीक है, हम ऑक्सीकरण नहीं करा रहे हैं, फिर से समझिएगा, हमने ऑक्सीकरण नहीं कराया, प्रोसेस वही है, ऑक्सीजन भी जोड़ना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको गर्म कर दिया है, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, मतलब C2H5, ठीक है, OH लिया और इसको क्या कर दिया, वायु से क्रिया करा दी और क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो जो वायु से क्रिया करा के यानी गर्म कर दिया हमने, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अगर हमने गर्म कर दिया, तो जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर देंगे इसको, तो होगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाएगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाएगा, यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। बैलेंस अपने हिसाब से कर लेंगे कि क्या आएगा क्या नहीं, मतलब इस तरह से टूट जाएगा। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो ऑक्सीकरण कराने पे आप जानते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीकरण कराएंगे अगर, तब तो आप जानते हैं या तो एल्डिहाइड जनरेट होंगे, या तो अगर स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो क्या तैयार हो जाएंगे, आपके एसिड्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है निर्जलीकरण। एक तो ये हो गया कि हमने क्या करा दिया, ताप दे दिया, यानी इसको गर्म करा दिया है, तो क्या हो गया, ये डिसोशिएट हो गया। इसके बाद अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण करा दिया हमने, मान लीजिए C2H5OH है और प्लस ऑक्सीकरण करा दिया, तो या तो एल्डिहाइड बन जाएगा, या तो अगर फर्दर करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से अगर सिंगल स्टेप में करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा, ठीक है, ये तो बनेगा, 2 ही कार्बन है तो CH3CHO बन जाएगा, ये क्या हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया। अब अगर क्या कर दें, हम क्या कर दें, निर्जलीकरण करा दें। निर्जलीकरण समझते हैं, डिहाइड्रेशन, कभी कभार डिहाइड्रेशन का नाम सुना होगा, किसी को पेट वेट खराब हो जाए, गर्मियों में उल्टी उल्टी आ जाए, तो क्या कहता है डॉक्टर, ये तो कहता है डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, फिर बोतल चढ़ाओ, पानी की कमी हो गई, मतलब ग्लूकोज, ठीक है, 2-4 चढ़ाएंगे, सारा का सारा सही। तो अब इसका मतलब क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी, यानी निर्जलीकरण का मतलब है यहाँ से पानी को क्या कर दिया गया है, निकाल लिया गया, यानी खींच लिया गया है। तो होगा क्या, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको भी तीनों रिएक्शन समझ लीजिए, फिर लिखा देते हैं। CH3CH2OH, ठीक है, हम निर्जलीकरण करा दें, तो निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में, मुख्यतः H2SO4 की उपस्थिति में, बताया था, बहुत प्रबल निर्जली कारक है, पानी निकाल देता है, जहाँ भी गिरेगा, ठीक है, पानी जरूर निकालेगा, आपके शरीर पर गिर जाएगा, सारा पानी आपका सुखा देगा, यानी कहने का मतलब बिल्कुल ड्राई कर देता है। तब ये घटना बताई होगी बालों वाली, क्योंकि इसमें जितनी नमी होती है उसको ये खींच ले जाता है, तो क्या हो जाते हैं, परमानेंट उनका कलर उड़ जाता है, ठीक है, क्या हो जाते हैं, सुनहरे हो जाते हैं उड़ के। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करा रहे हैं। अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा, ठीक है, मैनेजेबल लिया, यानी टेम्परेचर थोड़ा कम लिया, 2 तरह से होती है निर्जलीकरण, इसका क्या होगा, 2 तरह से होगा। एक कम टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर का मतलब 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, वो भी 150-200 के आसपास रहता है, कि एक क्या किया हमने, कम टेम्परेचर पर किया, तो क्या बनता है, इसके 2 अणु लेंगे, किसके, अल्कोहल के 2 अणु लेंगे और आपस में क्या करा देंगे, मर्ज करा देंगे। तो जब आपस में मर्ज कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। देखिए कैसे, C2H5OH, ठीक है, दूसरा अणु ले लिया C2H5, कोई दिक्कत, C2H5OH ये भी लिखा है, C2H5OH ये भी लिखा है, ठीक है। हमने क्या करा दिया, निर्जलीकरण करा दिया। निर्जलीकरण का मतलब क्या है, पानी निकाला इसके बीच से, ठीक है, तो H2SO4 डाल दिया है हमने, Al2O3 भी डाल सकते हैं, एल्यूमिना, ठीक है, गर्म कर देंगे इसको लगभग। तो जब हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे इसको लगभग 250 के आसपास, 240 और इसके आसपास गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, ये क्या निकलेगा, इनके बीच से H2O निकल जाएगा। तो जब इनके बीच से H2O निकलेगा तो बनेगा क्या, C2H5O बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना, C2H5O, ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, डाई एथिल, 2 तरफ एथिल है ना, तो 2 है, मतलब डाई एथिल, और ROR, ये ग्रुप का होता है, ईथर का होता है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड ईथर, ठीक है। अब अगर हम क्या कर देंगे, ज़्यादा ताप पर करा दें इसको, तो यहाँ से क्या होगा, अगला निर्जलीकरण का ही 2 स्टेप है,
आप कह सकते हैं दो तरह से निर्जलीकरण होता है। अगर यहाँ पर हम निर्जलीकरण करा देंगे तो देखिए CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, फिर वही निर्जलीकरण करा दिया। निर्जलीकरण H2SO4 कैसे करता है, H2SO4 शायद बता चुके हैं एक बार। H2SO4 टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में, प्लस वाला कहाँ भागेगा, माइनस की तरफ देख के ललचा रहा है, ठीक है नहीं हालांकि माइनस, लेकिन जा रहा है आपको क्या करने, जब जाएगा तो वही उदासीन, ठीक है, आवेशित हो जाएगा, आवेशित उदासीन हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, H2O निकलेगा, प्लस को वहीं छोड़ जाएगा, ठीक है। फिर इंतज़ार कर रहा होगा HSO4 माइनस, अपना H ढूंढ रहा होगा, तो यहाँ से H निकलेगा तो H2SO4 बन के बाहर, एक यहाँ कमी एक यहाँ कमी, यानी कहने का मतलब है, ऐसे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक OH यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया, H2O हो गया, OH यहाँ से, H यहाँ से क्या निकला, H2O निकल गया, यानी यहाँ से H2O आपका निकल गया, इसमें भी क्या निकला है, H2O ही निकला, लेकिन निर्जलीकरण है तो H2O तो निकलना ही निकलना। बचा क्या, CH2 यहाँ बचा, ठीक है, ये बचा आपका CH2 और ये बचा CH2, बीच में बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, डबल, सिंगल तो है ही है, एक एक गया है तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी एल्कीन। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट अवक्रिया हैं ये दोनों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवक्रियाएं हैं, यानी डाईएथिल ईथर बनाने की भी और इसके साथ साथ एल्कीन बनने की। अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या होता है जब इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाती है, तो पहला लिख लीजिए, ताप का प्रभाव वाला लिख लीजिए जरा, देखिए इसे गर्म करने पर यह, इसे गर्म करने पर यह, इसे गर्म करने पर यह CO2 तथा H2O में, CO2 तथा H2O में विघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है, CO2 तथा H2O में विघटित हो जाता है। बैलेंस कर लीजिए हिसाब से, पहली वाली अवक्रिया लिख लीजिए। कर लिया, अगली हेडिंग लिख लीजिए, ऑक्सीकरण। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें लिख लीजिए, इसका ऑक्सीकरण कराने पर, इसका ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण कराने पर एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO प्राप्त होता है। और ये वाली अवक्रिया लिख लीजिए, H2O निकलेगा, लिखना चाहे लिख लेना, जाना लिखिए, ठीक है। इसमें कर लिया, अगली हेडिंग लिख लीजिए, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण, ठीक है। तो निर्जलीकरण में पहला पॉइंट लिख लीजिए, नंबर 1 डाल के, चाहे A डाल के, ठीक है। इंपॉर्टेंट निर्जलीकरण पे लगा लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए इसमें, एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 फार्मूला होता है इसका, Al2O3, एल्यूमिनियम का एक एस्क है, Al2O3, एल्यूमिना, यानी यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो आप चाहे ये डालें, चाहे आप एल्यूमिना डाल दें, एल्यूमिना, ठीक है। फार्मूला होता है Al2O3, ठीक है। लगभग 250 डिग्री तक गर्म कर देंगे। तो लिखिए, एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तक, 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर
एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन जो ये ऊपर वाली है, इसमें C2H5OH प्लस C2H5OH, यानी 2 अणु ले लेंगे, इसके बीच से जल निकाल देंगे, आपका एल्यूमिना तैयार हो जाएगा, सॉरी डाई एथिल ईथर तैयार हो जाएगा। बोल दे रहे हैं C2H5OH प्लस C2H5OH गिव्स आउट C2H5OC2H5। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिए। 350 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर एथिलीन बनती है। एथिलीन बनती है। एथिलीन बनती है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिखिए। ये गर्म कर लीजिएगा लगभग 350 तक। ठीक है, 350 तक गर्म किया गया है। अब उपयोग लिख लीजिए। उपयोग लिख लीजिए, चैप्टर खत्म। लिखिए इसमें नंबर 1 औषधि मेडिसिन्स, औषधि कॉमा परफ्यूम, औषधि कॉमा परफ्यूम कॉमा स्याही यानी इंक बनाने में, औषधि परफ्यूम स्याही आदि बनाने में या स्याही बनाने में। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा। स्प्रिट लैंप व स्टोव जलाने में। अल्कोहल के भी स्टोव आते हैं। स्प्रिट लैंप व स्टोव वही जिसको स्टोव बोल देते हैं, स्टोव। स्प्रिट लैंप तथा स्टोव जलाने में। ये पहले के सिस्टम है, अब तो ख़त्म ही हो गई जी। ठीक है, स्टोव जलाने में। अगला लिख लीजिए। क्लोरोफार्म व एसिटिक अम्ल बनाने में। क्लोरोफार्म व एसिटिक अम्ल बनाने में। ठीक है, उपयोग में आपको और बता भी चुके हैं। जितने भी चीज़ें आपने रिएक्शन में लिखी हो केमिकल में, जो कुछ बनाया हो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या बनाया, एथिलीन बनाया है, लिख सकते हैं एथिलीन। डाई एथिल ईथर बनाया है, लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर बनाने में। एल्डिहाइड बनाने में जो कुछ बनाया है चाहें तो उसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर आपका इन हिसाबों से ख़त्म हो गया है। अब इसमें है क्या, कुछ इसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। इस चैप्टर से क्या होता है, ये चैप्टर आपका लिखा पढ़ी के हिसाब से ख़त्म है। अब क्या है, इसमें कभी कभार शॉर्ट नोट्स पूछ जाता है। किण्वन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया गया कि किण्वन से आप क्या समझते हैं। कभी पूछ लिया गया पावर एल्कोहल से आप क्या समझते हैं। पावर एल्कोहल एक होती है जिस ईंधन का उपयोग मुख्यतः वायुयान चलाने में किया जाता है। ठीक है, जो वायुयान होते हैं उनको चलाने में जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल बोलते हैं। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स कई सारे पूछ लिए जाते हैं। मेथिलीकृत स्प्रिट क्या होती है। ठीक है, मेथिलीकृत स्प्रिट क्या है, लिखो। पावर एल्कोहल से आप क्या समझते हैं, लिखिए। या किण्वन से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इस तरह की कई सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, तो वो बची हैं आपको, वो हम ठीक है कल कोशिश करके लिखा देंगे। बाकी चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए।